एक कच्चे मकान में जवान लड़की लगातार अपने कमरे की छत को देख रही है। तभी उसकी माँ वहां आती है। क्या देख रही है पावनी? माँ, ये मकान कब से है? मतलब क्या क्या पूछते रहती है? बताओ ना माँ, ये मकान कब से है? मुझे नहीं पता। जब मैं इस घर में ब्याह के आई थी उससे भी पहले से है। और आपको पता है ये मकान कच्चा होने के बाद भी आज तक क्यों खड़ा है? अब मुझे क्या पता, क्योंकि पुराने लोगों की कमाल की इंजीनियरिंग होती थी। देखो ना, एक एक कॉलम की जगह रखी हैं लकड़ियाँ। कितने सही तरीके से रखी गई हैं। और ये दीवारों को देखो, ऐसा लगता है कि ओ इंजीनियर साहिबा, मैं ये कहने आई थी कि खाना बन गया है, अब चल रोटी खा ले। ठीक है, आती हूँ। ये कहानी है कमला और उसकी बेटी पावनी की। पावनी शहर के बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी माँ कमला गांव में ही खेती करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। जब भी पावनी को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती, वो अपनी माँ से मिलने गांव आ जाती। अगली सुबह पावनी फिर से शहर के लिए रवाना हो गई। और फिर कॉलेज में। हाय पावनी, कैसी हो? हाय समीर, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आंटी कैसी हैं? माँ, वो भी एकदम ठीक है। अच्छा पावनी, कल मेरा बर्थडे है। सारे क्लासमेट्स मेरे घर आ रहे हैं, तुम भी आओ ना। मैं सोच कर बताऊंगी। ऐसे मत बोलो यार, सब आ रहे हैं, तुम भी आओ ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पावनी की बात से खुश होकर समीर वहां से चला गया। पावनी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसीलिए समीर पावनी को बहुत पसंद करता था। फर्क बस इतना था कि पावनी गरीब घर से आती थी, जबकि समीर शहर के बड़े बिल्डर ओमकार का बेटा था। शाम को पार्टी में समीर के सारे दोस्त आए। जो लड़कियां पार्टी में आई थी वो एकदम मॉडर्न कपड़ों में पहुंची थी, पर एक पावनी ही थी जो साड़ी पहन कर गई थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सुनो बेटा समीर, वो जो लड़की साड़ी में आई थी वो कौन थी? पापा, वो पावनी है, मेरी क्लासमेट। अच्छा अच्छा, मैंने देखा उसे, मुझे वो बहुत ही संस्कारी लड़की लगी। हाँ पापा, वो संस्कारी भी है और बहुत समझदार भी। क्लास में फर्स्ट आती है हमेशा। वैसे उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था ना, वो कहाँ है? जरा लेकर तो आओ। ओमकार के कहने में समीर पावनी का लाया हुआ गिफ्ट लाता है। ओमकार देखना चाहते थे कि पावनी उनके बेटे के लिए क्या गिफ्ट लाई है। जब ओमकार ने गिफ्ट खोला तो उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा थी। तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें गणेश जी क्यों देकर गई? उसे अच्छे लगे होंगे शायद। बुद्धू, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करके गई है। चलो आओ, इन्हें मंदिर में स्थापित कर दें। गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद ओमकार उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस मूर्ति को देखते रहे। ओमकार को पावनी बहुत ही अच्छी लगी थी और वो ये भी समझ गए थे कि समीर को भी पावनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब वो पावनी का मन टटोलना चाहते थे। फिर एक दिन फोन पर, क्या पावनी आज भी नहीं आई? अरे ऐसे कैसे, एग्जाम्स आने वाले हैं। वो तो एक भी क्लास मिस नहीं करती। चल पता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? पापा, पावनी 3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। उसे फ़ोन कर लो। पापा यही तो दिक्कत है, उसके पास फ़ोन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं पता करवाता हूँ। ओके पापा। अब समीर के साथ साथ ओमकार को भी पावनी की चिंता हो रही थी। शाम तक ओमकार ने पावनी के बारे में पता लगा लिया। अगली सुबह ओमकार समीर के साथ अपनी कार में पावनी के गांव को निकल पड़े। उधर गांव में, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद मैं उस मुखिया का कर्जा नहीं चुका पाई, और देख आज तेरे बाबा और मेरी गलती की वजह से तेरी जिंदगी नर्क बनने जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, आपने और बाबा ने जो भी किया मेरे भले के लिए ही तो किया था, लेकिन मेरी किस्मत में अगर यही लिखा है तो यही सही।
कुछ दिनों बाद पावनी दुल्हन के लिबास में थी। उसके चेहरे में कोई रंगत नहीं थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पावनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस ओर जा रही है, क्योंकि उसका होने वाला पति मंडप में शराब पी के बैठा था और वो बार बार गिर रहा था। तभी वहां एक कार आकर रुकती है। उसमें समीर और उसके पापा बैठे थे। पावनी को दुल्हन के लिबास में और दूल्हे को शराब पिया देखकर ओमकार को गुस्सा आ गया। रुको। अरे तुम कौन हो और शादी क्यों रुकवा रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि अब पावनी इस शादी के लिए राजी है। ओमकार के सवाल को सुनकर वहां के सारे लोग चुप हो गए और पावनी खड़े होकर रोने लगी। ओह, तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाई? इसके बाप ने मुझसे इसकी पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए उधार लिए थे। हाँ, मगर वो तो उधार लेते ही मर गया। अब मैं क्या करूं? बताओ, ये बुढ़िया तो मेरा कर्ज चुकाने से रही, इसीलिए मैंने इसकी बेटी को ले लिया। इसे तो एहसान मानना चाहिए मेरा। बकायदा इसकी लड़की की शादी करवा रहा हूँ अपने बिरजू के साथ। इस नशेड़ी के साथ ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। पावनी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? ए सेठ है, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इसके बाप ने पैसे लिए थे ना मुझसे, तो यही चुकाएगी, और कौन चुकाएगा? एक तरह से मैंने खरीद लिया है इसे, समझे? बेटियां बिकाऊ नहीं होती मुखिया, समझे? और रही बात तुम्हारे 10 लाख रुपए की, तो ये लो पूरे 15 लाख रुपए सूद समेत। लगता है बहुत बड़े आदमी हो, हैं? तभी झट से 15 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे अब हम तो चले जाएंगे, पर 3-4 लाख रुपए इस कमला को भी दे दो, क्योंकि बिना दहेज के इसकी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा समीर करेगा, अभी इसी मंडप में, वो भी बिना कुछ लिए, समझे? बेटियां खरीदी नहीं जाती, बल्कि पूजी जाती हैं। हाँ, रुकिए पापा, पहले हमें पावनी से पूछना चाहिए, वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इतना कहकर समीर ने बड़ी उम्मीद से पावनी की तरफ देखा और पावनी आंखों में खुशी के आंसू लिए समीर और उसके पिता के पैरों पर गिर पड़ी और कुछ ही घंटों में बड़ी धूमधाम से पावनी की बारात आई और समीर पूरे सम्मान के साथ उसे ब्याह कर अपने घर ले गया।